हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं क्लास 10th का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक 2 क्लास हो चुका है। आज इस 10th क्लास का मैथ का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग आज सीखेंगे, कल इसके पहले हमने सीखा था कि इंटीजर क्या होता है और ऑड नंबर ऑड नंबर नहीं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। इन सब सारी बातों को हम सीख चुके हैं। अब हम लोग आज सीखेंगे और इंटीजर के आगे एक कदम बढ़ते हुए, जिससे हमने आपको थोड़ा बताया था कि इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा होता है जीरो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी में और हम लोग थोड़ा सीखते हैं कि मतलब कि इंटीजर कितने प्रकार के और हो सकते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में हमने थोड़ा बहुत सीखा था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इंटीजर जिसको हम कहते हैं पूर्णांक, क्या कहते हैं? पूर्णांक। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या था? आई और जेड था, है ना। आई और जेड। आई इंटीजर से आता है, जेड मतलब होता है जेहलोन। ये ग्रीक शब्द है, जहाँ से ग्रीक शब्द का मतलब होता है टू काउंट, यानी गिनती करना। जेड किस भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से। और इसका मतलब क्या होता है? जेहलोन, जिसका मतलब होता है गिनना। और आई और जेड से इसको हम सूचित करते हैं, ठीक है। इसको सूचित करते हैं आई और जेड से, जहाँ पे इंटीजर में शामिल होता है डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारा क्या है? इंटीजर है। अब इसी इंटीजर को हम एक तरीका से बांटे थे कि उस साइन के आधार पे, जैसे अगर पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, यानी पॉजिटिव साइन जो पकड़ेगा उसको नेगेटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर जो नेगेटिव साइन पकड़ेगा उसको नेगेटिव इंटीजर। जो किसी भी साइन को नहीं रखता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है, उसको हम कहते हैं जीरो। यहाँ तक तो सीख चुके हैं। अब इसके आगे हम इसको बांटेंगे 2 भागों में, ठीक है। एक भाग में हम बांटते हैं जिसको हम कहते हैं सबसे फर्स्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं इसको? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो पहला इंटीजर ये हो गया। और एक टाइप से इसको हम बांटते हैं, दूसरा को हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब हम हिंदी मीडियम वालों इसको कैसे बोलेंगे? तो हिंदी मीडियम वाले इसको बोलेंगे अऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे इसको? अऋणात्मक पूर्णांक। तो एक हो गया इंटीजर कैसा? अऋणात्मक पूर्णांक। और दूसरा एक हो गया इंटीजर अधनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? अधनात्मक पूर्णांक। तो ये भी हम सीख लेते हैं कि क्या। देखिए आगे जब हम क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये देखने को मिलेगा कि एक्स इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज नॉन नेगेटिव, माने एक्स अऋणात्मक पूर्णांक है, एक्स अधनात्मक पूर्णांक है, एक्स इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर या एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, या एक्स इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ऐसे शब्द मिलेंगे हमको आगे सुनने को। तो इस शब्द को सुनने से पहले इसको हम बांट लेते हैं कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर को हमने 2 भागों में बांट दिया, जिसको हम कहते हैं अऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है अधनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए हिंदी में आप लोग कभी सीखे होंगे, हिंदी में अगर आप कभी कभी संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलता है वहां पे आपको कभी कभी मिलता है अज्ञात। जैसे देखिए किसी शब्द के आगे, जैसे कोई भी शब्द हो, अगर कोई शब्द हो गया मान लीजिए ज्ञात, क्या हो गया? ज्ञात। तो ज्ञात का मतलब क्या हो गया? जिसको हम जान सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञात कहते हैं। और इसी ज्ञात में अगर हम अ लगा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको जान नहीं सकते, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी हिंदी में अगर अ हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है, अ का सीधा मतलब होता है नहीं। क्या मतलब होता है इसका? नहीं। इसका मतलब कहीं भी अ लग गया तो उसका मतलब क्या होता है? नहीं। जैसे अज्ञात, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए अ का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है हिंदी भाषा में नहीं। तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? अऋणात्मक पूर्णांक। क्या लगा हुआ है? अऋणात्मक पूर्णांक। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। ऋणात्मक मतलब क्या हो गया? जो ऋणात्मक नहीं है। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा इसका मतलब क्या निकला? वैसा पूर्णांक लिखेंगे, वैसा पूर्णांक जो क्या हो? ऋणात्मक नहीं हो। क्या नहीं हो? ऋणात्मक नहीं हो, यानी वो ऋणात्मक नहीं हो। अब एक बात बताइए, हमारे पास तीन ही प्रकार के तो इंटीजर है, या तो वो ऋणात्मक हो, या तो धनात्मक हो, या तो जीरो हो। अब ये ऋणात्मक नहीं है, इसका मतलब अगर ये ऋणात्मक नहीं है तो ये क्या हो सकता है? 2 ही चीज हो सकता है, या तो ये धनात्मक होगा नहीं तो जीरो होगा। यानी इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? या तो शून्य शामिल होगा,
और क्या शामिल हो सकता है, या धनात्मक पूर्णांक शामिल हो सकता है। क्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसमें दो ही चीज तो हो सकता है। अगर ये ऋणात्मक नहीं है तो इसमें दो ही चीज हो सकते हैं, या तो शून्य होगा नहीं तो धनात्मक पूर्णांक होगा। इसका मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक के समूचे को हम कैसे दिखाएंगे, और ऋणात्मक पूर्णांक के समूचे को हम दिखाएंगे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, और ऋणात्मक पूर्णांक के समूचे को, और ऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय। ठीक है, समुच्चय का मतलब होता है परिवार, सेट, समुच्चय कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए इसमें केवल हमको नेगेटिव वाला को छांट देना है। जो हमारे पास इंटीजर 3 टाइप का मिला था, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, उसमें केवल ऋणात्मक नहीं लेना है, केवल ऋणात्मक नहीं लेना है। मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे हमको ऋणात्मक नहीं लेना है। ठीक है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या शामिल हो सकता है, या तो वो जीरो शामिल होगा, या तो वो जीरो, शून्य को शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 2 3 ये सब शामिल कर सकते हैं, केवल नेगेटिव को शामिल नहीं कर सकते। अब जरा ध्यान से देखिए, इस वाले समुच्चय को क्या आप नहीं पहचानते हैं, इसी समुच्चय को हम कहते हैं पूर्ण संख्या का समुच्चय। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या का परिवार, पूर्ण संख्या का समुच्चय। तो ये तो जाना पहचाना हुआ। और पूर्ण संख्या के समुच्चय को हम दिखाते हैं किससे, W से। किससे दिखाते हैं, W से। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर W। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेट ऑफ होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या का क्या है, समुच्चय है। तो हमने सीखा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं, और ऋणात्मक, मतलब जो ऋणात्मक आओ मने नहीं, जो ऋणात्मक नहीं हो। जो ऋणात्मक नहीं हो तो क्या हो सकता है, या तो शून्य हो सकता है, नहीं तो धनात्मक हो सकता है। हमारे पास पूर्णांक 3 ही प्रकार के हैं, या तो धनात्मक है, नहीं तो ऋणात्मक है, नहीं तो शून्य है। तो ऋणात्मक को तो छांट ही देना है, और शून्य वाला को यहाँ पे शामिल करके बाकी लिख देंगे। ठीक है, समझ में आपको। अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं अधनात्मक पूर्णांक। तो देखिए अ का मतलब क्या होता है, नहीं, यानी जो धनात्मक नहीं हो, जो धनात्मक नहीं हो, यानी वो धनात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक नहीं हो। अब ये धनात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं, इसका मतलब क्या हो सकता है, धनात्मक नहीं, इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो ये शून्य होगा, या तो ये शून्य होगा, और क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, और इसमें हो सकता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो या तो इसमें शून्य होगा, नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके परिवार को जरा हम बनाते हैं। तो इसके परिवार को लिखने के तरीके क्या है, हम इसको लिखते हैं अधनात्मक पूर्णांक के समुच्चय का परिवार। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, ये इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये वाला चीज ध्यान देना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसका समुच्चय क्या लिख रहा है, अधनात्मक, केवल इसमें जो धनात्मक नहीं उसको हटा देना है। ठीक है, अधनात्मक पूर्णांक का समुच्चय, अधनात्मक पूर्णांक का समुच्चय। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, अधनात्मक पूर्णांक का समुच्चय। इसमें हम किसको शामिल कर सकते हैं, तो शामिल कर सकते हैं केवल हमको धनात्मक, पॉजिटिव वाला छाट दीजिए। ठीक है, तो पहले नेगेटिव लिखेंगे तो डॉट डॉट, क्योंकि इधर से स्टार्ट होता है, फिर -4 -3 -2 -1 और 0, क्योंकि 0 भी शामिल करना है। ठीक है, तो इसमें शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक शामिल हो सकता है। तो ये था हमारा पूर्णांक 2 प्रकार का। इसके आधार पर 0 और मतलब जो ऋणात्मक नहीं है तो वो धनात्मक या शून्य होगा, जो धनात्मक नहीं है वो ऋणात्मक या शून्य होगा। ये हमारे पास इंटीजर के 2 टाइप्स आपको मिल गए। ठीक है, अब जरा एक बात बताइए, इसमें आपसे कुछ ये भी तो पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक कौन है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या आप बता सकते हैं, सबसे बड़ा नहीं बता सकते, लेकिन सबसे छोटा तो बता सकते हैं ना, सबसे छोटा बता सकते हैं। जरा देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये नीचे दिख रहा है इन लोगों को, जरा देखिए, स्टार देके मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ा अऋणात्मक पूर्णांक, तो क्या बताया जा सकता है, सबसे बड़ा बता सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लेकिन छोटा तो बता सकते हैं ना, दिख रहा है ना ये वाला, छोटा बता सकते हैं ना। तो सबसे छोटा पूर्णांक है ना, सबसे छोटा पूर्णांक नहीं, अऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा अऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, सबसे छोटा अऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बस समझ आ रहा है। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा हम बता सकते हैं, सबसे बड़ा क्या होगा 0, लेकिन सबसे छोटा बता सकते हैं नहीं। तो देखिए सबसे बड़ा अऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है और सबसे छोटा अऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ ध्यान देखिए सबसे बड़ा अधनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा अधनात्मक पूर्णांक, तो सबसे बड़ा अधनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए 0, 1 रुपये, एक भी कर्जा नहीं है इसके पास, 1 रुपये कर्जा, 2 रुपये कर्जा, 3 रुपये कर्जा, ऐसे बढ़ेंगे तो कर्जा बढ़ते जाएगा, तो अमीर थोड़ी होगा। सबसे अमीर कौन होगा, जिसके पास कर्जा नहीं है, यानी 0। और छोटा, सबसे छोटा अधनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देखिए सबसे छोटा अधनात्मक पूर्णांक क्या लिखेंगे इसमें, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह हमने आपको बताया कि इंटीजर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। एक हमने आपको बताया कि चिन्ह के आधार पे, जैसे नेगेटिव चिन्ह हो गया तो उसको नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, अगर पॉजिटिव चिन्ह रख लिया तो उसको पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, अगर कोई चिन्ह नहीं रखता है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, तो उसको हम कहेंगे क्या 0, क्या कहेंगे 0। फिर हमने आपको बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव को मिला के भी कुछ नेगेटिव और 0 को मिला के भी कुछ उसको कहते हैं। अगर नेगेटिव और 0 है इसका मतलब वो अधनात्मक है, और पॉजिटिव और 0 इसका मतलब वो अऋणात्मक है। क्या है वो, अऋणात्मक, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको पूरा इंटीजर के बारे में यहाँ पे समझाया। अब इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इंटीजर के टाइप्स और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अब डिविजिबिलिटी मतलब कि विभाज्यता के आधार पे, जैसे कोई संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसके आधार पे भी पूर्णांक के प्रकार होते हैं। तो आइए उस चीज को आप सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, आप पहले अच्छे से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आइए सीखते हैं कि पूर्णांक के कितने प्रकार हो सकते हैं 2 की विभाज्यता के आधार पे। तो आप हेडिंग डालिए मेरे साथ, 2 से विभाज्यता के आधार पे, 2 से विभाज्यता के आधार पर 2 से विभाज्यता के आधार पर पूर्णांकों के प्रकार, ठीक है। 2 से विभाज्यता के आधार पर पूर्णांकों के प्रकार, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑन टाइप्स ऑफ इंग्लिश में भी हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ इंटीजर ऑन द बेसिस ऑफ divisibility by 2, on the basis of divisibility by 2। आराम से पढ़िए, ठीक है, divisibility by 2। देखिए दोस्तों थोड़ा रात में वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बाहरी आवाज़ आ रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। देखिए क्वालिटी हो सकता है ख़राब हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश थोड़ा कीजिए कि आप लोग मैनेज करके चलें। देखिए टाइप्स ऑफ इंटीजर, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटीजर ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। आइए इसको समझते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंटीजर ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी 2 की विभाज्यता के आधार पर पूर्णांकों के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए 2 की विभाज्यता के आधार पर पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इनको एक एक करके सीखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये हो गया अपना पहला पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं, सबसे पहला पूर्णांक जिसको हम कहते हैं सम पूर्णांक। क्या कहते हैं, सम पूर्णांक। और इसको बोलचाल की भाषा में हम ये भी कह देते हैं कि सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन इंटीजर। क्या कहते हैं, इवन इंटीजर, ठीक है, इवन इंटीजर। देखिए तो सम पूर्णांक जिसको हम कहते हैं सम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इवन इंटीजर या नंबर। क्या कहते हैं, इवन इंटीजर या इवन नंबर्स, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसको कहते हैं ऑड इंटीजर। क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक। हिंदी में कहते हैं पहले
विषम पूर्णांक या विषम संख्या, ठीक है, विषम पूर्णांक या विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑड इंटीजर, क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर या नंबर, क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर या नंबर, ठीक है। तो ये तो देखिए, दो के विभाज्यता के आधार पर हम पूर्णांकों को दो भागों में बांट दिए। सबसे पहले वाले को कहते हैं सम पूर्णांक या सम संख्या भी उसको कह सकते हैं, विषम पूर्णांक या विषम संख्या भी कह सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, सम संख्या और विषम संख्या जो भी हम कह रहे हैं, इसमें इसका मतलब सम संख्या में हम केवल पूर्णांकों को ही शामिल करते हैं। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि इसमें मतलब कि पूर्णांक के अलावा और भी नंबर को शामिल कर देते हैं, और भी संख्या को शामिल कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि आप कहाँ मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक को भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो सम संख्या या विषम पूर्णांक, ठीक है। तो आइए थोड़ा पहले हेडिंग डालते हैं सम संख्या, ठीक है। मेरे साथ हेडिंग डालिए सबसे पहला सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या या सम पूर्णांक, है ना, इसको हम ये भी कह सकते हैं। किसे कहते हैं सम संख्या या सम पूर्णांक, ठीक है, किसे कहते हैं सम संख्या या सम पूर्णांक। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए हम इसमें लिखेंगे कि वैसा पूर्णांक, वैसा पूर्णांक, वैसा पूर्णांक जिसको, वैसा पूर्णांक जिसको दो से भाग, क्योंकि यहाँ पे दो से ही भाग देना है, ठीक है, दो से भाग देने पर, दो से भाग देने पर, दो से भाग देने पर, दो से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल, ठीक है, प्राप्त शेषफल भी एक पूर्णांक हो, प्राप्त शेषफल भी एक पूर्णांक हो, एक पूर्णांक हो देखिए, यह तो एक तरीका ये है, हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसा संख्या जिसको दो से भाग देने पे प्राप्त शेषफल, शेषफल भी एक पूर्णांक होना चाहिए। नहीं, पूर्णांक के अलावा अगर कोई चीज रहेगा तो इसका मतलब वो पूर्णांक होगा ही नहीं। तो वे वैसा पूर्णांक जिसको दो से भाग देने पर या तो शेषफल प्राप्त हो, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए और एक तरीके से क्या कह सकते हैं, या वैसा पूर्णांक, वैसा पूर्णांक जिसको दो से भाग देने पर, दो से भाग देने पर, दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः का मतलब ही क्या हुआ, शेषफल भी एक पूर्णांक हो, ये अलग तरीका है कहने का, ठीक है। पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, उसे उसे क्या कहते हैं, सम पूर्णांक कहते हैं, उसे सम पूर्णांक कहते हैं, उसे सम पूर्णांक कहते हैं। जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो शेषफल आ रहा है वो भी एक पूर्णांक होना चाहिए। पहले इस डिफिनेशन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आराम से एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। इस सम पूर्णांक में किसे सूचित करते हैं इसको, तो हम लिख रहे हैं सूचित, सूचित किससे करते हैं इसको, तो सूचित करते हैं कैपिटल बोल्ड ई से, कैपिटल बोल्ड ई, कैपिटल मतलब थोड़ा ये बोल्ड रहेगा, ठीक है, मतलब चटकार रहेगा, ठीक है। कैपिटल बोल्ड ई से हम सूचित करते हैं किसको, इवन इन नंबर्स को या इंटीजर्स को, ठीक है। यानी वैसा पूर्णांक जिसको दो से भाग देने पे प्राप्त शेषफल भी एक पूर्णांक हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसा पूर्णांक जिसको दो से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो। ध्यान रहे, यहाँ पे केवल दो से ही भाग देना, ये नहीं कि तीन से भाग देने लगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दो से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम सम पूर्णांक कहते हैं। सूचित कैसे करेंगे, कैपिटल बोल्ड ई, कैसे सूचित करेंगे, कैपिटल बोल्ड ई, कैपिटल बोल्ड ई, ठीक है। इतना हो गया उदाहरण लिए। अब आइए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी सीखा कि सम संख्या या सम पूर्णांक में कैसे उसको डिफाइन किया गया, ठीक है, कैसे उसको परिभाषित किया गया। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वैसा पूर्णांक जिसको दो से भाग देने पे आने वाला शेषफल भी एक पूर्णांक हो, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि वैसा पूर्णांक जिसको दो से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो। जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, तब मजा आएगा। एग्जाम्पल, तो उसका एग्जाम्पल में लिखेंगे आप लोग एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक संख्या, एक संख्या हमने लिया 4, क्या लिया 4। तो चेक किसे करना है हमको, ये सम है या नहीं है, चेक करेंगे पहले सम है या नहीं। तो चेक करने का तरीका क्या है, 4 को हम 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो 4 को जब 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4, ये कट गया ना। अब देखिए आने वाला शेषफल भी एक पूर्णांक है, इसका मतलब ये सम है, क्या है, ये सम है। सम है तो इसे लिख देंगे,
या ई से नहीं लिखने के बजाय आप चाहे तो सम संख्या भी लिख सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ सम संख्या। सम संख्या है कि नहीं है। अब चलिए, अब आपको चेक करना है तीन सम संख्या है कि नहीं, तो चेक करते हैं। 2 में 3 से भाग देते हैं, तो 2 में जब 3 से भाग दे रहे हैं तो 2 एकम 2, हासिल कितना है 1। देखिए तो आने वाला भागफल भी क्या है, अरे देखिए वहाँ पे जहाँ आप लोगों ने परिभाषा लिखा था कि प्राप्त होने वाला शेषफल के जगह पे आप लोग भागफल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, भागफल। बाई मिस्टेक थोड़ा भागफल वहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भागफल, शेषफल नहीं। शेषफल तो कुछ भी हो सकता है, भागफल भी एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो आप शेषफल को काट के भागफल कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसमें कर लेंगे ना, ठीक है। देखिए जब हम लोग भाग दिए तो यहाँ पे देखिए 2 आने वाला भागफल क्या हो गया, 1 है। लेकिन क्या ये पूरी कटा है, क्या पूरी कटा है, नहीं कटा है। इसका मतलब पूरा नहीं कटा है, तो ये सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। पूरा नहीं कटा तो सम संख्या नहीं है, ठीक है। पूर्णतः कटना भी चाहिए और भागफल भी क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो पूरा कटे तो सही, तब ना उसको सम या विषम की बात करेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 2.4। जरा ये 2 से इसको भाग देते हैं, ठीक है। 2 से भाग देंगे 2.4, 2 एकम 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पे 4, 2 दूना 4। ये तो पूरा कट गया, तो क्या इसको हम सम संख्या कह देंगे ना, बिल्कुल कह देंगे, सम संख्या कह देंगे। ये सम है, कितने लोग कह रहे हैं कि ये सम है और कितने लोग कह रहे हैं कि ये विषम है, सोचिए इसको। देखिए भाई पूरा कट जाने से ये मतलब नहीं कि सम हो ही जाएगा। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्या आने वाला शेषफल एक पूर्णांक है, क्या पूर्णांक में कभी डेसिमल में आया था, पूर्णांक में कभी दशमलव में आया था कोई संख्या, बिल्कुल नहीं आया था। इसका मतलब ये सम नहीं है। तो सम संख्या उसे ही कहते हैं जो पूरा नंबर हो, 1 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। दशमलव में कहाँ से सम संख्या आने लगा, तो सम संख्या दशमलव में कभी नहीं आएगा। ये एक और देखते हैं 2√3, एक संख्या मैंने ले लिया 2√3। अब इसको भी 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे ऐसे करके, नीचे ऐसे भी तो भाग दे सकते हैं ना। तो 2 से 2 कट गया, कितना मर्त में कटा, √3 मर्त में। इसका मतलब ये भी सम है कि नहीं है, बताइए सम है कि नहीं है, सोच के बताइए सम है या नहीं है। देखिए भाई ध्यान दीजिए, √3 का दशमलव कितना होता है, 1.732। चाहे उतना भी छोड़िए ना, आप एक बात बताइए, क्या √3 पूर्णांक में आता है, पूर्णांक कैसे होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या कभी उसमें √3 आएगा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये भी सम नहीं है। क्या 2/4 ये सम है, कटाइए इसको, 1/2 सम है क्या, बिल्कुल नहीं है। कैसे सम हो सकता है बताइए, सम तो एक पूर्णांक होना चाहिए, पहले उसको पूर्णांक तो होने दो भाई। ये पूर्णांक है क्या, 1/2 पूर्णांक है, √3 पूर्णांक है नहीं है, 2.4 पूर्णांक है नहीं है। जो पूर्णांक ही नहीं है उसको हम सम या विषम कैसे कह सकते हैं बताइए। सम या विषम होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, उसको पूर्णांक होना जरूरी है। अगर वो पूर्णांक नहीं है तो सम नहीं है। देखिए 4 पास कर गया, पूर्णांक है, ठीक है, तो सम। तो अब चेक करेंगे 2 से भाग के देखें, पूरा कट गया। अब देखेंगे कि भागफल भी आ रहा है क्या पूर्णांक में, तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सम नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में। तो ये आपको एग्जाम्पल में आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत ना होना चाहिए। तो ये आप एग्जाम्पल में नोट कर सकते हैं। आइए थोड़ा अब समझते हैं कि किसी भी सम संख्याओं के समूचे को क्या कैसे दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो जरा इसको समझते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सम संख्याओं के समूचे को कैपिटल बोल्ड ई से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल को मिटा देते हैं, इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। सम संख्याओं के, यहाँ पे एक बिंदु देखे लिखिए, सम संख्याओं के समूचे, सम संख्याओं के समूचे, ठीक है। तो सम संख्याओं के समूचे को दिखाने का तरीका क्या है, बोल्ड ई। क्या दिखाना है, बोल्ड ई। बोल्ड ई क्या हो जाएगा, सम संख्याओं का समूचे, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या 2 हो सकता है, 2 से भाग देंगे, 2 में तो आराम से कट जाएगा। एक आने वाला संख्या भी पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, पूरा कटना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। तो जरा देखिए तो क्या सम संख्याओं में, ध्यान से देखिएगा, ... -8 हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि 2 से भाग देंगे आराम से एक पूर्णांक आएगा, ठीक है। -6 बिल्कुल हो सकता है, नेगेटिव में भी सम संख्या हो सकती है भाई, ध्यान से रखिएगा। अब बताइए -4, -2 ये हो सकता है कि नहीं। अब सवाल उठता है कि 0 हो सकता है कि नहीं। सवाल तो ये सही है कि क्या 0 एक सम संख्या है,
क्या 0 एक सम संख्या है? तो आंसर होगा हाँ है। अब इसको समझेंगे थोड़ी देर पहले। +2 +4 +6 ऐसे करके सम संख्याएं आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 0 सम संख्या है या नहीं है, जरा इसको समझते हैं। देखिए इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा इसको भी और एक बार समझ लीजिए। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 और माइनस प्लस वाला के साथ कर सकते हैं, +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब इसी में देखिए एक सवाल आपने पूछ दिया, मेरा भी सवाल है। शून्य, मैं तो कह रहा हूँ शून्य एक सम पूर्णांक है, जरा चेक करते हैं कि नहीं। शून्य एक सम पूर्णांक, शून्य एक सम पूर्णांक है, शून्य एक सम पूर्णांक है, ध्यान रखिएगा। शून्य क्या है? एक सम पूर्णांक है। आ रहा है समझ में? अब सम पूर्णांक कैसे है, जरा इसको 0 में 2 से भाग देके देखिए, है ना। तो 0 में 2 से भाग देंगे तो किसी भी संख्या में 2 है और 0 कितना मर्त में कट जाएगा? 0 मर्त में कट गया ना पूरा पूरा। ये कटने वाला भागफल भी पूर्णांक, जो संख्या है वो भी एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक भी है और भागफल भी पूर्णांक है और पूरी पूरी कट गया। इसका मतलब सम संख्या है कि नहीं? है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये सम संख्या है। तो सम शून्य एक सम पूर्णांक या सम संख्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। शून्य एक सम संख्या और सम पूर्णांक है, कभी भी इसमें गड़बड़ नहीं होगी आप, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा इसमें समझते हैं कि सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे, सवाल मेरा सुनिएगा, सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताइए। सम पूर्णांक, सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताइए हमको। तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक, अब देखेंगे प्लस में आएंगे तो 6, 8, 10, ये तो बता ही नहीं सकते हैं ना। इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या आंसर होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सम, सबसे बड़ा सम पूर्णांक भी नहीं ज्ञात कर सकते और छोटा माइनस में कहाँ बताएंगे आप? कोई फिक्स नंबर मिलेगा हमको? नहीं। इसका मतलब सबसे छोटा सम पूर्णांक, सबसे छोटा सम पूर्णांक का आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा भी नहीं बता सकते और सबसे छोटा भी नहीं बता सकते, ठीक है। अब जरा एक और सवाल मैं आपसे इसी में पूछ देता हूँ कि सबसे, ध्यान से सुनिएगा, इसको मिटा दीजिए नीचे वाला को, इसको नोट करिए, इतना नोट करिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे नोट में लिखते चलिएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, सब शून्य एक सम पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। क्या सबसे बड़ा सम पूर्णांक हम बता सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटा सम पूर्णांक हम बता सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अब जरा एक बात बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा आप उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा धनात्मक सम पूर्णांक, सबसे बड़ा धनात्मक सम पूर्णांक, जरा इसका आंसर आप लोग खुद से लिखिएगा। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक सम पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक सम पूर्णांक, ये भी आपका आंसर लिखेंगे इसका। एक और का आंसर लिखेंगे, सबसे बड़ा ऋणात्मक सम पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक सम पूर्णांक, इसका भी आंसर आप लोग लिखेंगे। एक और आंसर आप लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखते चलिए, ठीक है। सबसे छोटा ऋणात्मक सम पूर्णांक, सबसे छोटा ऋणात्मक सम पूर्णांक, इसका भी आंसर आप लोग खुद से लिखिए, ठीक है। दिमाग लगाइए, वीडियो को रुकिए और इसको खुद से लिख के बताइए, ठीक है। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आप उसको मिलाइएगा, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिए, सबसे बड़ा पहला ये धनात्मक, देखिए धनात्मक, तो यहाँ से हम आएंगे क्योंकि 0 तो धनात्मक है नहीं, यहाँ से इधर छाट दीजिए इसको। अब इसमें आपको सबसे बड़ा देखना है। क्या सबसे बड़ा आप बता सकते हैं? 6 बोलेंगे तो 8 होगा, 8 बोलेंगे तो 10 होगा, 10 बोलेंगे तो 12 होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता, ठीक है। ज्ञात नहीं किया जा सकता है। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बोलने की कोशिश मत करना, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी अगर कोई बोल रहा है तो ये गलत है, क्योंकि अब बताइए एक ही संख्या को आप सबसे बड़ा पूर्णांक बोल रहे हैं, एक ही संख्या को धनात्मक पूर्णांक बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक समझिए, मान लीजिए ये सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक आप बोल दिए, सम पूर्णांक इन्फिनिटी है। तो चलो एक बात बताइए, आप सबसे बड़ा पूर्ण संख्या में भी आप इसको बोल देंगे, तो बताइए क्या ये मतलब कि उस केस में ये तो इन्फिनिटी, एक समय आप इसको ऑड भी कर दे रहे हैं, इवन भी कर दे रहे हैं, तो ये दिक्कत हो सकता है ना। तो सबसे बड़ा धनात्मक सम पूर्णांक हम नहीं बता सकते। छोटा बताइए तो
इसमें छोटा बताइए, 2 इसमें छोटा देखिए, +2 +4 सबसे छोटा कौन है, +2 कौन है, +2, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो यहाँ से इधर छाड़ दीजिए, सबसे बड़ा देखिए, सबसे कम कर्जा में कौन है, -2, तो सबसे बड़ा हो जाएगा -2, और सबसे छोटा कर्जा कम वाला तो बहुत है सब, कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो ज्ञात नहीं कर सकते। क्या आंसर होगा इसका, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा सम संख्या। सम संख्या के बारे में हमने पूरा का पूरा समझा दिया। यहाँ से सम संख्या के बारे में अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो के एक बार और देखिएगा। मैं फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। सम संख्याओं को कैपिटल बोल्ड ई से सूचित किया जाता है, जिसका ये समुच्चय है। सबसे बड़ा धनात्मक सम पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटा धनात्मक सम पूर्णांक +2 होगा। सबसे बड़ा ऋणात्मक सम पूर्णांक -2 होगा। सबसे छोटा ऋणात्मक सम पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका सम पूर्णांक। अब आइए इसके आगे हम समझते हैं विषम पूर्णांक, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सीखा कि सम पूर्णांक किसे कहते हैं। सम पूर्णांक में एक छोटा सा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। सम पूर्णांक देखिए, सम पूर्णांक को हम कैसे सूचित करते थे, कैपिटल बोल्ड ई, कैपिटल बोल्ड ई। इसको बोल्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल बोल्ड ई। इसी से हम उसको सूचित करते थे, ठीक है ना। इसमें संख्याएं क्या होती थी, इसमें होता था संख्या, एक होता था डॉट +6 +4, सॉरी माइनस में होगा ना, पहले माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है, फिर -2 0 -2 -4 -6 -8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, सम संख्याओं का समुच्चय। अब एक बात बताइए, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे सम संख्या के समुच्चय को एक ऐसा रूप दे दूं जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको एक ही रूप में पूरा का पूरा समेट दें। इतना कौन लिखना चाहेगा भाई, कौन ये चाहता है कैसे बार बार लिखे, इतना लिखने का मन नहीं कर रहा। तो हम चाहते हैं कि इसका एक सामान्य रूप दे दें, है ना। सामान्य रूप समझ में आता है, उसी रूप से सब कोई प्रकट हो जाएगा, है ना। तो सामान्य रूप उसको कहते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालिए आप लोग, सम संख्याओं का सामान्य रूप। क्या आंसर होगा, सामान्य रूप, जिसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर्स। क्या कहेंगे इसको, इवन नंबर्स, जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर्स, यानी सम संख्याओं का सामान्य रूप, सम संख्याओं का सामान्य रूप, ठीक है। तो सम संख्या का सामान्य रूप हम चाहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, सामान्य रूप हम लिखना चाहते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि देखो, देखिएगा ध्यान से देखिए, 2n, क्या मैंने लिखा 2n, इन 2 का गुणज तो है कि नहीं, सभी के सभी संख्या में 2 छिपा हुआ है। देखिए सब 2 से कटने वाला है, इसका मतलब सब 2 का गुणज है। और इसी को मैं ऐसे कर दूं 2 और n बोल दूं कि n क्या होगा, एक इंटीजर होगा। क्या होगा, अब देखिए एक चिन्ह मैंने यहाँ पे लिखा बिलोंग टू। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है इसको पढ़ा जाता है बिलोंग टू। क्या पढ़ते हैं इसको, बिलोंग टू। इसको हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू। इसका मतलब सभी के सभी n जो हम n लेंगे, जैसे आप n जो भी लेंगे वो सभी के सभी कहाँ से लेंगे, पूर्णांक के घर से लेंगे, पूर्णांक के परिवार से लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अब लिखना चाहता हूँ -4। क्या लिखना चाहता हूँ, -4, तो 2 गुणे, अब n के जगह पे क्या रखेंगे कि -4 आ जाएगा, तो -2। तो क्या -2 एक इंटीजर है, तो बिल्कुल। -4 प्राप्त करने के लिए मैंने इसी में से, देखिए इसी संख्या से ये लाया कि नहीं। अब कोई भी आप संख्या इससे ला सकते हैं, जैसे आप लाना, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा, ठीक है। अब जरा आप लाना चाहते हैं 8, क्या लाना चाहते हैं, +8 लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे 2 गुणे, अब n का मान क्या रखेंगे, +4 रखेंगे तो आ जाएगा +8। तो देखिए 2 और ये n मतलब क्या रखेंगे, पूर्णांक। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सम संख्याओं का सामान्य रूप हमें बताइए, सम संख्याओं का सामान्य रूप क्या बोलेंगे, 2n, n बिलोंग टू इंटीजर। क्या बोलेंगे उसको, 2n और n बिलोंग टू इंटीजर, 2n और n बिलोंग टू इंटीजर। अब एक बात बताइए, मैं इसको माइनस अगर लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, जहाँ माइनस होगा उसको प्लस कर देगा। जैसे देखिए ध्यान समझिए, इसको मैं लिख सकता हूँ n बिलोंग टू इंटीजर। अब -2n से मैं चाहता हूँ कि ला दूं मैं किसको, -2 को। क्या ला दूं, -2 को, तो -2 लिखेंगे। अब n के जगह पे हम केवल +1 रखेंगे पूर्णांक में से, तो -2 आ गया कि नहीं आ गया, आराम से आ जाएगा। अगर देखिए -2n में से, -2n से हम लाना चाहते हैं क्या, +8, तो +8 लाने के लिए आप माइनस वाला यहाँ से उठा लेंगे। जैसे -4 उठा लीजिए, तो -4 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 आ गया ये संख्या।
तो इसीलिए मतलब जब आप -2n रखेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग तरीक़ा से n को रखना पड़ेगा, लेकिन सामान्य रूप यही है दोनों। तो ज़्यादातर फेमस कौन है इसमें से, कौन सबसे ज़्यादा मतलब दिया रहता है, तो सबसे फेमस ये वाला है, ये वाला बहुत फेमस है। तो सम संख्याओं का समुच्चय जो सामान्य रूप होता है 2n और n बिलोंग टू इंटीजर। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा सम संख्या को पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा हमने सम संख्या को पढ़ लिया। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे विषम पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं विषम संख्या। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं विषम पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं विषम संख्या। हेडिंग लगाइए आप लोग, विषम पूर्णांक, हेडिंग लगाइए विषम संख्या, या इसको हम कहते हैं विषम पूर्णांक। इंग्लिश में कहेंगे ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स। क्या कहेंगे? ऑड इंटीजर्स, ठीक है। विषम संख्या और विषम पूर्णांक जिसको कहेंगे ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसका परिभाषा मैं लिखने जा रहा हूँ। वैसा संख्या, परिभाषा लिखिए, वैसा संख्या जिसको 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने लिखा, जरा देखिए बोर्ड पे ध्यान से। वैसा संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब पूरा का पूरा विभाजित नहीं होना है उसको, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। इसको कैसे सूचित करेंगे? तो सूचित करने का तरीका है, इसको सूचित करेंगे सूचित, कैसे सूचित करेंगे इसको? तो सूचित करेंगे कैपिटल बोल्ड ओ से, कैपिटल बोल्ड ओ से इसको हम सूचित करते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा ध्यान से, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा इसका, पहले देखिए एग्जाम्पल में जैसे मैं ले रहा हूँ, वैसे संख्या जिसको 2 से भाग देने पे पूरा नहीं कटना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 5, क्या ले लिया? 5। अब जरा यहाँ रफ में आप इसको 5 को 2 से भाग दीजिए तो 2 दूना 4, 1, शेष कितना आ गया? 1। तो सबसे पहले सम या विषम की बात तभी होगी जो दिया गया, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि दी गई संख्या सम है या विषम है, तो सबसे पहले सम या विषम की बात तभी हम करेंगे जब वो संख्या एक पूर्णांक हो। क्या 5 एक पूर्णांक है? बिल्कुल है। अगर आप पूर्णांक नहीं समझते हैं, अगर आप प्राकृतिक संख्या नहीं जानते हैं, पूर्ण संख्या नहीं जानते, तो इसके पहले वाला लास्ट दो वीडियो लेक्चर 1 एपिसोड 1 करके होगा और एपिसोड 2 करके होगा, वास्तविक संख्या रियल नंबर का। आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से ये वाला चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि हम वहाँ से बेसिक से उठाएं। ये फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल बेसिक बैच है, ठीक है। इस बैच में आराम से आपको धीरे धीरे मैथ सिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई क्रैश कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे फुल फ्लेजेज कोर्स पढ़ाया जा रहा है, फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम भाग देंगे 5 से, तो ये 5 जो है ना, ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, क्योंकि सबसे पहले तो ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक है, उसके बाद इसको भाग देने पे शेष बच गया, पूरा पूरा कटा ही नहीं, तो ये पूर्णांक है। आइए और चेक करते हैं कुछ संख्या। एक चेक करते हैं 7, तो 7 को चेक करते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे इसको, 2, 7, 2 3 6, शेष आ गया ना, पूरा का पूरा कटा। और संख्या जो हम पूछ रहे हैं वो पूर्णांक है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। अब एक और संख्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3.5। आइए इसको चेक करते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे 3.5। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे वो लोग क्या कंफ्यूज करते हैं, अब जरा ध्यान से देखिए। वो लोग क्या करते हैं, कोई 3.5 में वो 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, दशमलव यहाँ 1, 2 7 14, फिर शेष, बोले कि यार शेष तो आ गया, ये पूरा पूरा तो कटा नहीं, इसका मतलब ये विषम पूर्णांक है। बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोला कि सम या विषम की बात पहले बाद में करना, पहले ये तो जान लो कि उस दी गई संख्या सम है या दी गई संख्या पूर्णांक है या नहीं है। तो क्या पूर्णांक में मैंने कभी आपको 3.5 पढ़ाया था? बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। इसका मतलब ये विषम संख्या नहीं है। यहाँ आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है, जो लोग और लोग करते हैं, ठीक है, ये विषम संख्या नहीं है। आइए और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे
√3, ये भी नहीं है क्योंकि ये दी गई संख्या ही पूर्णांक नहीं है, तो सम या विषम की बात क्यों करें, ये विषम नहीं है, विषम नहीं है। ठीक है, और एक संख्या लीजिए 2/7, अरे भाई नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये विषम नहीं है। क्यों विषम नहीं है, क्योंकि ये संख्या पूर्णांक ही नहीं है। ठीक है, 3 पूर्णांक 1/2, ये भी विषम नहीं है क्योंकि ये संख्या पूर्णांक ही नहीं है। बात समझ में? तो सम या विषम की बात पहले बाद में करना, पहले ये तो जान लो कि वो पूर्णांक है या नहीं है। तो ये आपको मैंने बताया विषम संख्या। आइए थोड़ा इसका और आगे इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, हर वीडियो का सीक्वेंस है, तो आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको वाकई में समझ में आएगा कि मैथ उतना भारी नहीं है जितना बना के रखा जाता है स्कूलों में। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने सीखा कि विषम संख्या क्या है। विषम संख्या बताया हमने कि वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पे वो पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या या सम संख्या की बात तभी होगी जब दी गई संख्या क्या हो, एक पूर्णांक हो। अगर वो पूर्णांक है तब हम ये चेक करेंगे कि 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर 2 से कट गया तो सम है, 2 से नहीं कटा तो विषम है। ठीक है, अब एक बात थोड़ा सा और, उसमें हम विषम संख्या में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम समझते हैं कि हमने आपको बताया था कि सम संख्या को सूचित करने, विषम संख्या को सूचित करने का तरीका क्या है, कैपिटल बोल्ड O, इसे सूचित करते हैं। अब यहाँ से देखिए -7, देखिए तो -7 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। -5 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -3 हो सकता है, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है। अब कितने लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 कैसे, -1 कैसे, जरा ये बताइए। तो देखिए कैसे 1 कैसे होगा, आप इसको 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो 0 मत में जाएगा, 0 1 शेष एक आ गया, शेष आ गया, इसका मतलब पूरा कटा क्या, नहीं कटा, इसका मतलब है। अब ऐसे नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव में तो नेगेटिव में भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे +3 +5 +7 +9 एंड सो ऑन, है ना। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। वो क्या है, वो को किसे सूचित करते हैं, विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। क्या इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे उसमें लिखे थे प्लस माइनस करके, इसमें भी लिख सकते हैं +-1 +-3 +-5 +-7 +-9 एंड सो ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक विषम संख्याओं का समुच्चय है या उसका परिवार है। अब जरा इसमें एक और बात मैं कर लेता हूँ, बड़ा छोटा की, है ना, तो जाइए उसको ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला आप पॉइंट बना लीजिए मेरे साथ। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी विषम पूर्णांक। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे सम में किए थे ना, सबसे बड़ी विषम पूर्णांक, सबसे बड़ी विषम पूर्णांक आप लोग खुद से लिखिए, ठीक है, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे छोटी विषम पूर्णांक, सबसे छोटी विषम पूर्णांक। और क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी धनात्मक विषम पूर्णांक, सबसे बड़ी धनात्मक विषम पूर्णांक, सबसे बड़ी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, सबसे छोटी धनात्मक विषम पूर्णांक। और क्या कह सकते हैं इसमें, और भी पूछा जा सकता है आपसे सवाल, एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम पूर्णांक, सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। और इसी में छोटा पूछ सकते हैं, सबसे छोटी ऋणात्मक विषम पूर्णांक, तो ये इतना सवाल है। आप वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, आप मिलान कीजिए उससे। चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, लिखा होगा जरूर, है ना। आप अपने आंसर को इससे मिलाइए, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी विषम पूर्णांक, सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में तो सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव में आइए, बड़ा क्या हम बड़ा मिल सकता है, यहाँ पे निश्चित संख्या नहीं है, इसका मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, केवल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, बस क्रॉस कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है।
सबसे छोटी, तो छोटी की बात करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला को हटाइएगा यहाँ से, नेगेटिव में से छोटा मिला कहीं, और इसे बढ़ेंगे तो क्या इसमें कोई फिक्स संख्या मिलेगा? तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक की जहाँ बात हुआ तो ऋणात्मक पे ध्यान आपका जाना ही नहीं चाहिए, यहाँ से हटा दीजिए इसको। सबसे बड़ी 3 है क्या, 5 है क्या, 7 है क्या? नहीं, क्या बता सकते हैं? कोई निश्चित संख्या है? नहीं है। तो सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक हम नहीं, विषम पूर्णांक नहीं बता सकते, छोटी बता सकते हैं। सबसे छोटी देखिए इधर हटाइए, सबसे छोटी कौन मिला? +1, तो आंसर क्या हो जाएगा? +1। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, किस ऋणात्मक की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाला हटा दीजिए, तो इधर से इधर सोचिए, देखिए -1 -3, सबसे बड़ा कौन है? सबसे कम कर्ज है किसके पास है? -1, तो आंसर क्या हो जाएगा? -1। अब बड़ा तो बता ही, छोटा तो बता ही नहीं सकते, ज्ञात नहीं किया सकता है, ज्ञात नहीं किया सकता है। ठीक है, तो ये था आपका सम संख्या और विषम संख्या के बारे में इतना सारा कहानी। ठीक है, क्या यहाँ पे आप +∞ -∞ तो नहीं लिख रहे हैं ना? मत लिखिएगा, ठीक है, वो गलत है, क्योंकि +∞ और -∞ एक फिक्स नंबर नहीं है, वो एक बाउंड्री है। लगातार 3 वीडियो में मैं आपको यही कहते आया हूँ कि +∞ -∞ को एक निश्चित संख्या हम नहीं कर सकते, वो एक वेरिएबल चीज़ है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब समझते हैं कि जैसे हमने वहाँ पे आपको बताया कि सम संख्याओं का सामान्य रूप कैसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ भी हम लोग सीख लेते हैं कि विषम संख्याओं का सामान्य रूप क्या होगा। ठीक है, तो विषम संख्याओं का सामान्य रूप क्या होगा? यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे ये। ठीक है, तो हम लोग लिखने जा रहे हैं विषम संख्याओं का सामान्य रूप। विषम संख्याओं का यानी ऐसा रूप लिखेंगे जिसमें जितनी भी विषम संख्या है सब उसमें समाहित होनी चाहिए ना, तो विषम संख्याओं का सामान्य रूप, सामान्य रूप, विषम संख्याओं का सामान्य रूप कैसे लिखेंगे जरा देखिए ध्यान से। देखिए मैं लिख रहा हूँ 2n+1, जहाँ पे n बिलोंग टू इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ? या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, n पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है, n क्या है? पूर्णांक, n क्या होना चाहिए? पूर्णांक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-1, n बिलोंग टू इंटीजर, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं n क्या है? एक पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है। अब जरा देखिए, आप किसी भी संख्या को लाना चाहते हैं इससे ला सकते हैं, जरा देखिए, आइए लाते हैं इसको, है ना। जैसे हम लाना चाहते हैं 4, क्या लाना चाहते हैं? 4 नहीं, अरे 4 नहीं, हम लाना चाहते हैं +5, क्या लाना चाहते हैं? +5। देखते हैं 2n+1 से कितना आता है, देखिए तो 2n+1 यही है ना, तो 2, अब 2 पे क्या रखेंगे कि आपको 5 मिल जाएगा? तो 2 दूना 4, 2 रख दिया जाए, तो 2 और +1, 2 दूना 4, 4 1 5, आ गया 5। 2n+1 से आया 5, जरा -1 से रखते हैं तो क्या रखेंगे? 2n-1 रखिए इसमें, तो 2, अब देखिए घटाना है ना यहाँ पे, तो 3 रखिए, 3 2 3 6 -1, 2 3 6 और 6 में से क्या? 5, आ गया इससे ही 5। इसका मतलब ये सामान्य रूप है, आप किसी भी संख्या को इसे आराम से ला सकते हैं। अब आप लोगों में से कोई एक के मन में ये सवाल आ रहा है कि नेगेटिव वाला ही बता दीजिए, तो बता देते हैं। देखिए जैसे हम लाना चाहते हैं, इसे मिटा दिया जाए ना, ये आप समझ गए होंगे। जैसे हम लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं बताइए आप? -3 को लाना चाहते हैं, ठीक है, हम लाना चाह रहे हैं -7 को ला देते हैं, -7। तो देखिए -7 को लाना चाहते हैं ना, तो कितना रखेंगे? 2n+1, 2n+1, तो देखिए 2 गुणे n की जगह पर रख दीजिए -4 +1, तो कितना हो गया? 2 चौके 8, -8 +1, 8 रुपये कर्जा है, 1 रुपया दे दिए, तो कितना बचा? -7, आ गया -7। 2n-1 से ला के दिखाइए कितने लोगों का ये भी सवाल हो सकता है, तो जाइए इससे भी देख लेते हैं। 2 गुणे, अब यहाँ पे देखिए 3 रखिए, -3 रखिए, -3, 2 गुणे -3 -1, 2 3 6 और -6 और फिर -1, तो 6 रुपये कर्जा और 1 रुपया कर्जा, क रुपये कर्जा का टोटल? -7, आ गया इससे। तो अब किसी भी संख्या को आराम से इस सामान्य रूप से आप ला सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य रूप से हम आराम से सम संख्या और विषम संख्याओं को भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अपने से भी ट्राई कीजिएगा कुछ एग्जाम्पल लाने का। जैसे कोई भी संख्या पकड़ लीजिएगा, उसको क्या रखेंगे इनके जगह पे, इनका वो क्या मान रखने पे ये संख्या आ जाएगी। आपको खुद से 4 संख्याओं का लिख के रखना है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो अब तक के जितना भी क्लास में हमने सीखा, सम विषम के बारे में सीख चुके हैं और ऋणात्मक और अधनात्मक पूर्णांक के बारे में सीख चुके हैं। यहाँ तक पूर्णांकों की पूरी कहानी हमने आपको बता दी है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि 0 1 सम पूर्णांक है कैसे।
सम पूर्णांक है कैसे। तो मैं इसको दो मेथड से आपको सिखाऊंगा। शून्य एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, है ना, इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ये कैसे है। जैसे एक्सप्लेनेशन, अब ये जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एक एक्सप्लेनेशन होगा, इसको हम करेंगे नंबर लाइन मेथड से। किससे करेंगे? नंबर लाइन मेथड, नंबर लाइन मेथड, ठीक है। दो मेथड से इसको हम प्रूव करेंगे। तो नंबर लाइन हिंदी में कैसे कहेंगे? संख्या रेखा पद विधि, संख्या रेखा विधि, ठीक है। तो इस संख्या रेखा विधि में शून्य को अगर एक सम पूर्णांक हमको साबित करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक नंबर लाइन खींचना पड़ेगा। तो एक नंबर लाइन खींच सकते हैं, पहले भी हम लोग सीखे थे इसको। एक नंबर लाइन हम खींच देते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन हो गया। इस नंबर लाइन को, संख्या रेखा को दो भागों में 0 बांटता है। इधर होता है -∞ और इधर होता है +∞, ठीक है। क्या ये यही रुकेगा? नहीं, बढ़ते रहेगा, है ना। इसीलिए -∞ एक फिक्स नंबर नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो गया 1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे इधर आएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। और एक नंबर ले लेते हैं +5 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। जरा आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं इस संख्या रेखा की मदद से मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि शून्य एक सम पूर्णांक है। शून्य क्या है? सम पूर्णांक है। देखिए जैसे कैसे, एक बात बताइए, ये 5 क्या है? इवन है कि ऑड है? सम है कि विषम है? तो आप बोलेंगे सम, विषम है। क्या है? ये विषम है कि नहीं है? 4 क्या है? सम है। 4 क्या है? अच्छा से लिखते हैं ना। ये 4, ये क्या है? ये क्या है? विषम है। क्या है? विषम। ये क्या है? सम। ये क्या है? विषम। ये क्या है? सम। ये वाला क्या है? विषम। तो आप देख रहे हैं कि विषम के बाद सम, सम के बाद विषम, यानी विषम सम विषम सम विषम सम, यानी 0 भी क्या है? सम है। क्या है? सम है। तभी तो ये होगा विषम, ये हो जाएगा विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा कि संख्या रेखा पर अगर सम या विषम को सॉरी, संख्या रेखा पर यदि सम या विषम को सजाया जाएगा तो सम और विषम एक के बाद एक आते हैं, है ना, अल्टरनेट आते हैं, एक के बाद एक आते हैं। अब देखिए एक के बाद एक आ रहा है ना। इससे प्रूफ हुआ कि नहीं कि शून्य एक सम पूर्णांक है। इसे साबित हो गया कि शून्य क्या है? सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। शून्य एक सम पूर्णांक है। और एक कैसे बता सकते हैं इसको हम? विभाज्यता के नियम से। कैसे बता सकते हैं? विभाज्यता के आधार पर, विभाज्यता के आधार पर, विभाज्यता के आधार पर भी इसको हम क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं? हम क्या करेंगे? 0 में 2 से भाग देंगे। तो 0 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 का पारा 0 बार पड़ेंगे तो 0 अर्थ में, देखिए पूरा पूरा कटा, 0 अर्थ में कटा, 0 भी एक पूर्णांक है। इसका मतलब 0 क्या है? एक सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए कि शून्य एक सम पूर्णांक है या नहीं है। जब भी संख्या रेखा पर हम सम या विषम या नंबर लाइन पे संख्याओं को सजाते हैं तो सम और विषम अल्टरनेट आते हैं। क्या आते हैं? अल्टरनेट, एक के बाद एक आते हैं। अगर सम आएगा तो उसके बाद विषम आना है, विषम आएगा तो सम आना है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आपको आज पढ़ाया कि पूर्णांकों की इतनी तक कहानी थी। पूर्णांक के बारे में आज पूरा खत्म हुआ। इसके अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, जो इसका अगला एपिसोड होगा, एपिसोड नंबर 4, उसमें हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो एक होगा। परिमेय और अपरिमेय एक ही वीडियो में मैं सोचूंगा, कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरी एक कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में परिमेय और अपरिमेय को खत्म किया जाए। अगर एक वीडियो में नहीं खत्म होगा तो कम से कम 2 वीडियो तो उसका जरूर, लेकिन कुछ भी छूटेगा नहीं। आपको पूरा डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। उसके बाद और भी आगे हम सीखेंगे, परिमेय के बारे में डिटेल में सीखेंगे। हो सकता है 2-3 वीडियो लग जाए। फिर उसके बाद हम लोग आराम से अपना पूरा ये सिलेबस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए, मेरे साथ नोट बनाते चलिए।
जब तक आप किसी चीज़ को लिखेंगे नहीं तब तक आप कभी नहीं समझ सकते हैं कि आप उस सब्जेक्ट की कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।